हेलो एवरीबॉडी स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 है हमारा वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के बारे में आपने 9th में भी पढ़ा है, तो उसी से मैं थोड़ा सा रिलेट कर रही हूँ कि आपने जो 9th में पढ़ा है, आपने 9th में पढ़ी हैं प्राकृतिक संख्याएँ। प्राकृतिक संख्याएँ क्या होती हैं? देखिए, प्राकृतिक संख्याएँ वो होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5, और कहाँ तक जाती हैं? ये अनंत तक जाती हैं, जिसको हम इन्फिनिटी भी बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी, इंग्लिश में बोलते हैं, और बोलते हैं अनंत तक। अनंत यानी कि जिसका कोई अंत ना हो। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5, ये जहाँ तक जाती हैं, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक जाती हैं। तो इसको मैंने यहाँ पर n लिखा है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोला जाता है, तो नेचुरल नंबर से ही इसका जो n है वो लिया गया है। सेकंड है हमारा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स, तो इसलिए यहाँ पर w लिखा हुआ है होल नंबर्स के लिए। तो जब हमारी प्राकृतिक संख्याओं में हम एक ज़ीरो ऐड कर दें तो वो हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। यानी कि पूर्ण संख्याएं हमारी कहाँ से कहाँ तक होती हैं? 0 से लेकर 0 1 2 3 4 कहाँ तक जाएंगी? ये भी इन्फिनिटी तक जाएंगी, यानी कि अनंत तक ही जाएंगी। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्याओं में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं और पूर्ण संख्या हमारी 0 से स्टार्ट होती हैं, और दोनों ही कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक जाती हैं। तीसरा है हमारा पूर्णांक। ये भी आपने पढ़ा है 9th में। पूर्णांक को हम बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम z से शो करते हैं। तो अगर हमारे माइनस वाली संख्याएं भी इसमें जुड़ जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो वो हमारे इंटीजर्स होते हैं। किस में ऐड होती हैं? वो पूर्ण संख्याओं में। पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 से इन्फिनिटी तक जाती हैं। लेकिन अगर इसमें ऋणात्मक संख्याएं भी आ जाएं हमारी, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस की इन्फिनिटी तक जो हमारी संख्याएं होती हैं, -4 -3 -2 -1 या 0 1 2 3 4, ये जहाँ तक जाएंगी इन्फिनिटी तक। इधर जाएंगी ये माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 माइनस इन्फिनिटी तक, और इधर जाएंगे ये प्लस में 1 2 3 4 इन्फिनिटी। तो इंटीजर्स, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक, इनमें क्या फ़र्क है? प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं अनंत तक, पूर्ण संख्याएं हमारी 0 से स्टार्ट होती हैं अनंत तक, और पूर्णांक में हमारे क्या होते हैं? पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं भी जुड़ जाती हैं। तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जो होते हैं हमारे पूर्णांक होते हैं। उसके बाद है हमारी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या भी आपने पढ़ी हुई है, इनको हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। तो r जो होता है, रैशनल नंबर जो होता है, वो क्या होता है? वो p/q की फॉर्म में होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1/3 या 2/7, या मैं यहाँ पर लिख दूँ ओनली 3। तो p/q की फॉर्म में जो भी संख्या होती है वो हमारी क्या होती है? परिमेय संख्या। अब यहाँ पर मैंने देखो 3 संख्याएं लिखी हैं, 1/3 2/7 और 3। अब 1/3 और 2/7 तो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है कि p/q की फॉर्म में है, लेकिन 3 आपको नज़र नहीं आ रही कि ये p/q की फॉर्म में है। तो ये भी हमारी परिमेय संख्याएं हैं। कैसे? अगर मैं इसके नीचे 1 लगा दूँ तो ये भी हमारी p/q की फॉर्म में बन गई। बस इसका जो आवश्यक बात है वो ये है कि p और q जो है वो पूर्णांक तो होते हैं, यानी कि माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकते हैं, ऊपर हमारा 0 भी हो सकता है। लेकिन ये जो नीचे है, ये हमारा q जो है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए। q इज़ नॉट इक्वल टू 0। q जो है हमारा 0 के बराबर नहीं होगा, ये इसमें ज़रूरी बात है। तो जो हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं वो p/q की फॉर्म में होती हैं। तो अगर आपके पास खाली 3 है, खाली आपके पास 0 है, खाली आपके पास 4 है, तो आप उसके नीचे 1 लगा के उसको परिमेय संख्या का रूप जो है वो दिखा सकते हो। उसके बाद है हमारी अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? उनको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर्स। अब अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। यहाँ पर p और q क्या है? पूर्णांक है, और q जो है 0 के बराबर नहीं होता, तो हम इनको p/q के रूप में जो है
व्यक्त नहीं कर सकते, वो संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्या होती हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7 पाई, क्योंकि इनकी वैल्यू जो है वो आगे तक जाती है। इनको हम जैसे मान लो वर्गमूल 5 है, इसकी हम वैल्यू लिखते हैं 2.36 लिखते हैं, तो ये आगे तक होती हैं वैल्यूज़, लेकिन हम इसको 2 या 3 पॉइंट्स तक लेते हैं। बट इसकी वैल्यू जो अगर हम वर्गमूल 5 की वैल्यू निकालें तो ये आगे तक चलती जाएगी। तो ऐसी जो संख्याएं होती हैं जो आगे तक चलती जाती हैं, ख़त्म नहीं होती, जैसे वर्गमूल 5 हो गया, वर्गमूल 2 की अगर हम वैल्यू निकालें तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और एक ये नोट है कि किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। कि जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताई थी परिमेय संख्या, मान लो ये है 1 और 2, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 1/1 भी लिख सकते हैं, 2/1 भी लिख सकते हैं। तो इनके बीच में हमारी बहुत सारी और भी संख्याएं होंगी, जैसे 3/2 हो गई, उसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 से 1/2 यानी कि 1.5 हो गया। तो ये जो है इसके बीच में और भी बहुत सारी संख्याएं ऐसी हो सकती हैं जो कि परिमेय संख्याएं होंगी। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में बहुत सारी जो है परिमेय संख्याएं होती हैं। उसके बाद है, मैंने यहाँ से ही ये बताया कि जैसे ये प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक हैं, तो सभी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्याएं तो हो सकती हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं जो है सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ज़ीरो जो है इसमें एक्स्ट्रा है, तो ज़ीरो जो है वो पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इसलिए सभी प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो पूर्ण संख्या हो सकती है, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। ऐसे ही सभी प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं जो हैं वो पूर्णांक हो सकती हैं, परंतु सभी पूर्णांक जो हैं वो प्राकृतिक संख्याएं या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि ये जो हमारे प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं हैं, ये पूर्णांक तो हो सकते हैं, लेकिन जो पूर्णांक हैं वो सारे के सारे ना तो प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं और ना ही पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, क्योंकि हमारे जो पूर्णांक हैं उनमें क्या है? माइनस वाली संख्याएं भी हैं, जबकि प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं में हमारी सिर्फ प्लस वाली संख्याएं ही हैं। तो ऐसे ही हम ये भी बता सकते हैं कि जो पूर्णांक होते हैं वो परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन सारी परिमेय संख्याएं जो है पूर्णांक नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे मैंने लिख दिया 2/7, तो 2/7 एक परिमेय संख्या तो है लेकिन वो पूर्णांक नहीं है। तो ऐसे ही मैंने इनको स्टेप वाइज लिया है। तो जो ऊपर वाली संख्या है वो नीचे वाली तो हो सकती है, लेकिन जो नीचे वाली संख्या है वो ऊपर वाली संख्या नहीं हो सकती। तो इससे आप और भी डेफिनेशंस अपनी बना सकते हैं। उसके बाद जो है हमारा मेन टॉपिक वो क्या है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग जो है वो धनात्मक हो, यानी कि पॉजिटिव हो, वो हमारी क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि सभी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को अगर हम एक साथ लेकर इकट्ठा कर लें, उनका संग्रह कर लें, तो वो सारी संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याओं का ही संग्रह होता है। इनको हम R से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्याओं को हम बोलते हैं रियल नंबर्स। तो इनको हम R से प्रदर्शित करते हैं। तो सभी परिमेय संख्याएं भी और अपरिमेय संख्याएं भी, ये सारी क्या होती हैं? हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो शॉर्ट में आप ये कह सकते हो कि सभी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याएं सारी जो हैं ये वास्तविक संख्याएं हैं। उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1 का, वो है यूक्लिड विभाजन, प्रमेयिका तथा एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन क्या है? इसमें आपने पहले किया हुआ है 5th और 6th में, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये मैंने लिया a = bq + r। इसमें एक r की जो वैल्यू है वो r की वैल्यू 0 के या तो बराबर होगी या फिर 0 से बड़ी होगी, लेकिन b से छोटी होगी। ये मैं अभी आपको समझाती हूँ। आप सिर्फ ये याद रखोगे कि a = bq + r है, तो इसमें जो हमारा r रहेगा, r हमारा रिमाइंडर होता है यानी कि शेषफल। तो r जो है वो 0 के या तो बराबर होगा या हमारा 0 से बड़ा होगा, लेकिन
जो r की वैल्यू है वो b से छोटी होगी। क्यों? क्योंकि a जो है वो हमारा भाज्य है, b जो है वो हमारा भाजक है, q हमारा भागफल और r हमारा शेषफल। यहाँ देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जैसे मैंने यहाँ पर लिया 21 को मैं 4 से डिवाइड कर रही हूँ यहाँ पर, तो 4 को जब मैं 4 से जब मैं डिवाइड करूँगी तो 4 को जब हम 5 से गुना करेंगे तो 20 आएगा, 4 पंजे 20। तो यहाँ पर ये बच गया मेरे पास 1। तो यहाँ पर जो 21 है हमारा, ये क्या है? भाज्य है, जिसको हमने भाग करना है, यानी कि ये है हमारा a। ठीक है, उसके बाद ये जो 4 है, 4 क्या है? 4 है हमारा भाजक, जिसको हमने लिया है b। 5 क्या है? हमारा भागफल, जो हमारा भाग करने पर आया है वो है हमारा q, और 1 है हमारा शेषफल, जो कि क्या है? हमारा रिमाइंडर r। तो मैंने क्या लिखा था? a = bq + r, और r की जो वैल्यू थी वो क्या थी हमारी? 0 के बराबर या 0 से बड़ी लेकिन b से छोटी। ऐसा क्यों? अब देखिए आप, ये जो b है ये क्या है? भाजक है। ठीक है, तो जो भाजक है वो जब उससे जब हम यहाँ पर भागफल से गुना करेंगे तो जो भी हमारा यहाँ पर बचेगा माइनस करने के बाद, वो या तो 0 के बराबर होगा या वो 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से छोटा होगा। b से छोटा क्यों होगा? क्योंकि अगर वो b से बड़ा होगा तो हम फिर उसको नेक्स्ट वाली टर्म से गुना कर सकते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पर हमारा 5 बच जाए, यहाँ पर हमारा 5 होता तो यहाँ 5 अगर हम कर लें तो वो 5 भी तो डिवाइड हो सकता है। तो फिर हम क्या करते हैं? 4 6 24 करते और फिर हमारा 1 बचता। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो ये b है, वो b जो है वो r से क्या होगा? बड़ा होगा। यानी कि r जो है हमारा रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा भाजक से छोटा होगा, लेकिन 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है। क्यों 0 के बराबर क्यों हो सकता है? कई बार आपका शेषफल जो है वो 0 भी आता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 21 को लिखा है यहाँ पे कि ये 4 गुना 5 + 1। 21 हमारा कैसे आता है हमारे पास? कि अगर हम 4 को 5 से गुना करें और उसमें 1 जोड़ दें, तो 4 को 5 से गुना किया 20, 20 प्लस उसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 21। तो अब ये जो 21 है ये हमारा क्या है? a, और 4 क्या है हमारा? b, 5 क्या है हमारा? q, और 1 क्या है हमारा? r। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन a = bq + r। ये क्या है हमारा? यूक्लिड विभाजन। ये आपने 5th और 6th में पहले किया हुआ है कि भाज्य जो है वो भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल के बराबर होता है। इसकी आपने पुष्टि भी करके देखी, सत्यापन भी करते थे कि क्या ये सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो उसके बाद है हमारी एक्सरसाइज 1.1। तो इसमें मैं ये क्वेश्चन करके दिखाऊंगी। इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। तो 1.1 का फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ मैं। निम्नलिखित संख्याओं का स यानी कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए हमें यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है। आप वो LCM HCF निकालते हो ना, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हमें जो है यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है। ये आपने 5th 6th में निकाला हुआ है। तो यहाँ हमारे पास जो संख्याएं हैं वो हैं 135 और 225। तो हम क्या करेंगे? जो हमारी बड़ी वाली संख्या है उसको a मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारा क्या है? भाज्य है। तो 225 हमारा क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, और 135 क्या हो जाएगा हमारा? b। तो क्योंकि 225 जो है वो 135 से बड़ा था, इसलिए हमने a ले लिया 225 और b ले लिया 135। अब यूक्लिड विभाजन क्या है हमारा? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो अभी इसमें लगाएंगे हम, यानी कि हमारे पास a क्या है? a है हमारा देखिए 225, bq + r, b है हमारे पास 135 और q। अब यहाँ पे मैंने भाग करके देख लिया। यहाँ पे आप भाग करके देखेंगे रफ में या साइड में करके देखेंगे कि जब हम 225 को 135 से भाग करते हैं तो 135 एकम 135, तो यहाँ पर जो हमारा शेषफल है वो क्या बचा? r। तो हमारे पास ये जो 225 है वो है हमारा a,
और 135 जो है वो है हमारा B, और ये जो 1 है ये है हमारा Q, और ये है हमारा R। तो अब इसी को हम इस इक्वेशन में लिख देंगे A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में। तो A है हमारे पास 225, B 135, Q 1 और R इज इक्वल टू 90। तो अब हमारा जो भाजक है वो 135 और शेषफल जो है वो 90 आया यूक्लिड विभाजन का। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा भाजक था 135 उसको अब हम भाज्य मानेंगे, यानी कि वो हमारा A हो जाएगा, क्योंकि अब जो ये हमारी दो संख्याएं बची हैं 135 और 90, क्योंकि इसको तो हमने डिवाइड कर दिया 135 से, तो 135 और 90 बचे हैं। 135 जो भाजक है और शेषफल 90 है, उस पर हम यूक्लिड विभाजन दोबारा से लगाएंगे। तो 135 का अब हमने तोड़ना है, यानी कि अब हमने 135 को 90 से डिवाइड करना है। तो 90 से जब डिवाइड करेंगे तो 90 को जब हम 1 से गुना करेंगे तो 90 आएगा, और यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 45। तो अब हमारे पास ये हो गया हमारा R, ये हो गया Q, और ये हो गया A, और ये हो गया हमारे पास B। तो अब यहाँ पर हम यूक्लिड विभाजन में जब ये लगाएंगे A इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस R, तो ये आएगा हमारे पास 135 बराबर B क्या है हमारे पास 90, Q क्या है हमारे पास 1, और R क्या है हमारे पास 45। यानी कि अब दोबारा से जब हमने यूक्लिड विभाजन किया तो यहाँ पर हमारे पास आ गया A इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45। अब हमारे पास कौन सी दो संख्याएं बचेंगी, फिर से दो बच गई हमारे पास 90 और 45, क्योंकि इसको तो हमने डिवाइड कर दिया। तो अब हम 90 जो हमारा भाजक है और शेषफल जो हमारा 45 है उस पर फिर से यूक्लिड विभाजन लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, फिर से हमारी जो बड़ी संख्या है वो 90 है तो उसको A मान लेंगे और छोटी संख्या को B मान लेंगे। तो 90 को जब 45 से भाग करेंगे तो 45 को 2 से गुना किया 90 आ गया, तो हमारा शेषफल क्या आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। तो अब हम यहाँ पर A इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में यही लगाएंगे। तो A है हमारे पास, देखिए यहाँ पे 90, B है हमारे पास 45, Q है हमारे पास 2, और R है हमारे पास 0। तो यहाँ पे हमने लगा दिया 90 A की जगह, B 45, Q 2 और R हमारा 0। तो 90 इज़ इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। तो यहाँ अब हमारा शेषफल क्या है, 0 आ गया। जब हमारा शेषफल 0 आ जाएगा तो जिस संख्या से भाग करके ये 0 आया है वो संख्या क्या हो जाएगी, उसका म हो जाएगी। तो इसका जो महत्तम समापवर्तक होगा 135 और 225 का, वो क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो एक बार फिर से बता रही हूँ कि हमें ये डिवीज़न तब तक करनी है जब तक हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आ जाता। तो जब हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 आ जाएगा तो जिससे भाग करने पर हमारा शेषफल 0 आएगा वो संख्या क्या होगी, उन दोनों संख्याओं की शेषफल हो म स होगी, महत्तम समापवर्तक होगी।